नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है। मैं प्रत्येक दिन NCERT सीरीज के तहत वर्ग 6 से लेकर 12 तक का सभी विषयों का NCERT नोट्स लेके आपके बीच उपस्थित होता हूँ, जो कि आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग इसी कड़ी में वर्ग 10 का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसका प्रबंधन हम लोग किस तरह कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है प्रकृति में पाए जाने वाले वह संसाधन जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में जीवन जीने के लिए करते हैं। वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, साम्य संसाधन और असाम्य संसाधन। साम्य संसाधन वे संसाधन हैं, ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। साम्य संसाधन क्या है कि वह संसाधन जो सीमित मात्रा में पाया जाता है और इसको यूज करने के बाद ये कभी समाप्त हो सकता है, वैसे संसाधन को साम्य संसाधन कहते हैं। और असाम्य संसाधन क्या है कि ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो पाते हैं या इनका कभी समाप्त नहीं होता। जैसे क्या है, वायु है और जल है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और साम्य हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, जिसका खदान जो है वो सीमित है, इसका भंडारण सीमित है और ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाले पदार्थ हैं और इसको बनने में करोड़ों अरबों साल लग सकता है। आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे होता है। प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि ये अगली नई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम हैं। जैसे क्या है, गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना, यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 ईस्वी में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया है। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक हैं। पहला है जल का pH, जो आसानी से सर्व सूचक की मदद से मापा जा सकता है। दूसरा है जल में कोलिफॉर्म जीवाणु, जो मानव की आंत में पाया जाता है, की उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आहार हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आहार हैं। पहला है कम उपयोग, दूसरा है पुनः चक्रण और तीसरा है पुनः उपयोग। तो पर्यावरण को हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं? पहला तो हम किसी भी संसाधन का कम उपयोग करके बचा सकते हैं। दूसरा, अगर वो संसाधन हमारा दूषित हो रहा है तो हम उसको पुनः जो है कि प्रदूषण से बचाकर या रिफाइन करके हम उसको उपयोग में कर सकते हैं। और उस तीसरा है पुनः उपयोग, और उस संसाधन का हम उसको पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कम उपयोग। जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर देना चाहिए। दूसरा है लटकते नल को ठीक करना। तीसरा आहार भोजन को ना फेंकना। ये हो गया कम उपयोग करना। आइए पुनः चक्रण में देखते हैं। कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना पुनः उपयोग में हो जाएगा। चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें। चीज़ों को हम लोग बर्बाद ना करें और उसी चीज़ का हम लोग बार बार इस्तेमाल करें। आगे है पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ही सीमित हैं।
संसाधन क्या है हमारे, बहुत ही सीमित हैं। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास क्या है? संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति है और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी कराती है। आगे, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। पहला क्या? दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये प्राकृतिक संसाधन भारी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकते हैं। जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, ये संसाधन क्या होगा? भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा है, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोगों को भी इनका लाभ हो। तीसरा है, अपशिष्टों से सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। आगे है, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण। वन जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्थायित्व नष्ट हो सकता है। आगे है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। आगे है, तप्त स्थल। ऐसे क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है तप्त स्थल कहलाते हैं। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार कहलाते हैं। वैसा लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उनके दावेदार कहलाते हैं। दावेदार वनों पर उनकी निर्भरता है। जैसे स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, उद्योगपति, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। चौथा है, वन्य जीवन व प्राकृतिक प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। वन्य जीवन व प्राकृतिक प्रेमी कहलाते हैं। वैसे लोग जो प्रकृति को बचाते हैं या बचाना चाहते हैं, वे वन्य जीवन या प्राकृतिक प्रेमी कहलाते हैं। आगे कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। पहला है, खेजड़ी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ये घटना कहाँ का है दोस्तों? ये राजस्थान की घटना है, जहाँ खेजड़ी का वृक्ष होता है जिसके छाल से औषधि बनता है। पत्ते जो है कि ऊंट और भेड़ बकरियां खाते हैं। इस वृक्ष का जो है बहुत ही महत्व है राजस्थान में। तो एक बार इस वृक्ष को अधिकतर काटा जा रहा था, तो वहीं की थी अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने 1731 ईस्वी में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ आंदोलन किया और अपना बलिदान दिया। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। अब है दूसरा, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रैनी नाम के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़वाल के रैनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पैरों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने को मजबूर कर दिया गया और ऐसे आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। आगे है, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षयित हुए साल के वृक्षों को अरावाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। उसके बाद है, सभी के लिए जल। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले
सभी जीवों के लिए ये मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वर्षा हमारे हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षा क्या है? हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग में किए जाते हैं। बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। आगे है, कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं, जैसे टेहरी बांध, नदी भगीरथी गंगा, दूसरा है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तीसरा भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी। बांधों के लाभ: सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, दूसरा है विद्युत उत्पादन, तीसरा है क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। आइए, बांधों से हानि क्या है? सामाजिक समस्या: बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं। दूसरा, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। पर्यावरण समस्या: वनों का क्षय होता है। दूसरा है जैव विविधता को हानि होती है। तीसरा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्या में जनता का अत्यधिक धन लगता है। आर्थिक समस्या जब होगी तो जनता का अधिक धन लगेगा और उस अनुपात में लाभ नहीं होगा। आगे है जल संग्रहण। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल का संचयन: वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। जल संग्रहण क्या है? ये भारत में बहुत ही प्राचीन संकल्पना है। पुराने जमाने से ही जल संग्रहण किया जाता है। कुछ पुराने जल संग्रह के तरीके हैं, उसको भी देख लेते हैं। तकनीक है खादिन बड़े पात्र नाड़ी, ये राजस्थान में है। बधोरस एवं ताल, ये महाराष्ट्र में है। बंथिस मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। आहार पाइन बिहार में। एरिस तमिलनाडु में। कुल्ह हिमाचल प्रदेश में। बावड़ी दिल्ली में। ये जल संग्रहण के तकनीक हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जल संग्रहण किया जाता है। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ: पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, यह कुओं में भरता है, पौधे को नमी पहुंचता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती, यह जंतुओं के अपशिष्ट से संदूषित से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार का जल जो है कि जंतुओं से प्रदूषित या संदूषित नहीं होता। कोयला और पेट्रोलियम को देख लेते हैं आगे। कोयला और पेट्रोलियम और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण: कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयला का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। आगे है कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला और पेट्रोल क्या है? भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम वर्तमान दर से जब हम प्रयोग करेंगे तो यह केवल 40 वर्षों तक ही हमें मिलेगा। आगे है जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां: वायु प्रदूषण, बीमारियां, वैश्विक उष्मन। तो आइए देखते हैं पहले वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। दूसरा, बीमारियां: यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है। तीसरा है वैश्विक उष्मन। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। आगे है जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी
चाहिए। ये समाप्य और सीमित है। ये क्या है? समाप्य और समीप्य है। दूसरा है बी, एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। आगे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय। ए नंबर में जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उसका स्विच बंद कर दें। घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत होगी। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन हम लोग किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से। वर्ग 10 का अध्याय 16 समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।